उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किसी परी माँ ने काढ़ दिए हैं कत्थई गुलाब रात भर में, और कहानी के वे 7 बौने क्यों गुत्थम गुत्थी मचा रहे हैं उसके पेट में। अनहद सी बज रही है लड़की कांपती हुई, लगातार झंकृत है उसकी जंघाओं में तारे, चक्रों से नाच रही है वह एक महियसी मुद्रा में, गोद में छुपाए हुए सृष्टि के प्रथम सूर्य सा लाल लाल तकिया। यह कविता है रक्तस्राव, और इसकी रचनाकार हैं हमारे दौर की चर्चित सुगढ़ विदुषी, कवयित्री, कथाकार, अनुवादक, आलोचक और शिक्षिका अनामिका जी। डॉक्टर अनामिका आज साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम में बातें मुलाकातें में मेरे यानी जयप्रकाश पांडे के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद मुझे साथ रखने के लिए। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता दूं कि अनामिका जी को इसी साल अपने काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी का सम्मान मिला है। लेकिन आपकी ख्याति, लोकप्रियता साहित्य अकादमी से परे आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में, दुनिया भर की भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। कविता के क्षेत्र में साहित्य अकादमी से सम्मानित होने वाली आप पहली रचनाकार हैं। डॉक्टर महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार कथा क्षेत्र के लिए मिला था। आप अपनी रचनाओं में पौराणिक आख्यान, इतिहास, प्रकृति के अलावा अपने आसपास से, अपने लोक से शब्द उठाती हैं और साधारण से साधारण घटनाओं को, साधारण संबंधों को, साधारण मनुष्यों को और अपनी समूची दिनचर्या को भी कविताओं में गढ़ देती हैं। आप भारतीय नारी की सबल आवाज, लेकिन आपकी आवाज पश्चिम की तरह नारीवादी आंदोलन या किसी नारे से बधी हुई नहीं है। आप भारतीय नारी के को नारे से अलग, उसके आंसू से अलग, उसको स्त्री, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दादी, सखी, दोस्त के रूप में अपने पाठकों के सामने रखती हैं। इसके अलावा जीवन का संताप, सुख दुख, हास उल्लास, हताशा, प्रेम, विरह, त्याग, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। आपके भाव अछोर हैं और आपको भाषा की ऐसी सिद्धि हासिल है कि चाहे महाकाल हो या मरने की फुर्सत, मृत्यु हो या रिश्ता, विमान पत्तन हो या विस्फोट, खुसरो की दरगाह हो या दलाई लामा, आप चकमक पत्थर से चौका तक और पुस्तकालय से पहली पेंशन तक जो चाहे, जिस विषय पे चाहे, जो कुछ भी देखती हैं, जो कुछ भी महसूस करती हैं, उसको कविताओं में उतार देती हैं। आपको इतनी महारत हासिल है कि मुझे लगता है जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो अनामिका जी मेरे स्टूडियो पर भी कविता लिख सकती हैं और संभवतः लिखती रही। किताबों से और शब्दों से आपका नाता चमत्कृत करता है। आपका जन्म 17 अगस्त 1963 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया, पीएचडी की और डीलिट की उपाधि हासिल की और इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सत्यवती कॉलेज में लगातार अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया, अध्यापिका रही। आप अपनी कृतियों से पूरे विश्व में पहचानी जा रही हैं। गद्य, पद्य, अनुवाद, आलोचना, कथा, कथितर, जितनी भी विधाएं हैं, जिसको भी चाहती हैं अनामिका जी साध लेती हैं। अगर आपकी चर्चित कृतियों की बात करूं तो कविता संग्रह गलत पति की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, अब भी बसंत को तुम्हारी जरूरत है, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां, दूबधान, इसके अलावा उपन्यास पर कौन सुनेगा, मन कृष्ण, मन अर्जुन, अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा और हाल ही में आईना साज। कथा संग्रह, प्रतिनायक, संस्मरण, एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, विमर्श, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष,
आपकी आलोचना पुस्तकों में अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें रही, पोस्ट एलियट पोएट्री, अ वॉइस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू आइसोलेशन, डन क्रिटिसिज्म डाउन टू एजेस, ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वार अमेरिकन वीमेन पोएट्स। अनुवाद पुस्तकों में गिरीश कर्नाड का नागमंडल, रिल्के की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, समकालीन अंग्रेजी कविता, अटलांट के आर पार उल्लेखनीय है। आपकी कृतियों के अनुवाद रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, कोरियाई, नेपाली, बांग्ला, पंजाबी, मलयाली, असमिया, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी भारतीय और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं, जिनका उल्लेख संपूर्ण रूप से करना यहाँ मुश्किल है। साहित्य अकादमी के अलावा आप राष्ट्रभाषा परिषद, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज, द्विजदेव केदार जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार अर्जित कर चुकी हैं। अब तक के विद्याधरी जीवन को समर्पित डॉक्टर अनामिका जी तीन मूर्ति में फेलो के रूप में वीविंग अ नेशन, द प्रोटो फेमिनिस्ट राइटिंग्स इन उर्दू एंड हिंदी के शोध से भी जुड़ी रही हैं। मैं आपके परिचय पे जितना भी वक्त लूंगा, इतना कुछ आपने लिखा है कि समय कम होगा, हमारा पूरा एक सत्र इसी में चला जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं अपने श्रोताओं को ये भी बता दूं कि मैं सामान्य तौर पर इस कार्यक्रम में 70 से 80 की उम्र के लेखकों को या उससे बड़ी उम्र के लेखकों को लेता हूं। अनामिका जी इस मामले में अपवाद हैं, जो अपनी कम उम्र के बावजूद, मतलब हमारे से बड़ी हैं, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद मेरे बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हैं, इसलिए क्योंकि आपने जो सर्जा है उसे उम्र के ताने बाने में बाधा नहीं जा सकता। अनामिका जी, मैं आपको आपके बचपन, आपके गांव, आपके अतीत में ले जाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आज मैं जिस डॉक्टर अनामिका से मुखातिब हूं, उस यात्रा में उनके बचपन की कितनी भूमिका है, उनके पारिवारिक परिवेश की कितनी भूमिका है, उनके गांव, उनके शहर की कितनी भूमिका है, उस वातावरण की और बचपन की सहेलियों की कितनी भूमिका रही है, जो आज आप इस रूप में हमारे सामने मौजूद है। उन्हीं की भूमिका है, उन्होंने ही मुझे सिरजा है। मैं तो एक सोखता कागज की तरह बस रही हूँ, उनके आगे बिछी हुई। गौर से सुनती रही हूँ उनकी बातें, गौर से देखती रही हूँ, और जो बातें मैं सुनूं कानों के कान के भीतर, वो वहीं ठहर जाएं अपनी कुटिया बनाकर। अनुभूजें और परछाइयां, यही मेरी चिर संगिनी है। मेरे एकांत का जो गांव है, वो इन्हीं में अपनी कुटिया बना के रहती है। वहीं एक कुआं है, एक अंधा कुआं है, जहां वो अक्सर बैठती हैं, स्वयं से बातें करती हैं, अपने परिवेश से बातें करती हैं। और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोए। ये बहुत जल्दी मुझे समझ में इसलिए आया कि मैं एक गहरी आस्था वाले परिवेश में जन्मी। मेरे पिताजी, जो स्वयं साहित्यकार थे और लगातार देशी विदेशी साहित्यकारों से घिरे थे, उनकी पुस्तकों से घिरे थे, और हमें भी उनसे लगातार बचपन से ही उनकी किताबें पढ़कर सुनाते थे। अपने भी गीत और उन सब की किताबें रात को जैसे माँ सुनाती है, पिताजी ये किताबें सुनाते थे। और स्वयं भी उनकी रिटेलिंग थी, बहुत अच्छी थी। जैसे किसान होता है या किसानिन होती है, तो कहीं से वो धान बोता है और धान का पौधा दोबारा उखाड़ के किसी और जमीन पे बोता है, उसमें उनको महारत हासिल थी, जिसको आजकल हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं ना, पुनर्रोपण। वो अंतःपाठीय गपशप की परंपरा उन्होंने बहुत पहले अपने साहित्य में भी, अपनी गपशप में भी कायम की थी।
तो आस्था के बारे में वो एक बहुत सुंदर श्लोक कहते थे। उसका अर्थ ये बनता है कि जिसने भरोसा कर लिया उससे छल करने में कौन सी विचक्षणता, जो गोदी में आकर सो ही गया उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। ये बात मुझे बहुत बहुत मुतासिर करती थी। वो कहते थे कि विश्वास सामने वाले पर, अपने पर और पूरे परिवेश में छिटकी जो संभावनाएं हैं उन सब पर करना ही चाहिए। जीवन आसान हो जाता है। उन्हें इस बारे में आश्वस्त देखती थी मैं कि हर मनुष्य में बुद्धत्व के बीज हैं, देवत्व के बीज हैं, और अगर उसे सही ढंग से सींचा जाए तो उस देवत्व का, उस बुद्धत्व का मुकुलन, प्रस्फुटन होकर रहता है। माँ के धीरज से पूरी धरती की माँ होने की बात वो कहते थे। मुझे बचपन में वो दादी माँ ही कहते थे, शायद मैं ज्यादा गपशप करती होंगी तो वो मुझे दादी माँ ही कहते थे। तो इतना ज्यादा दुलार और विश्वास माँ से तो मिलता ही है आदमी को, संयुक्त परिवार के एक एक व्यक्ति से मिलता है, लेकिन पिता से बहुत मिला। तो मुझे इसी कारण भरोसा करने से ना सुनने की और देखने की ताकत भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक जेन्युइन इंटरेस्ट सामने वाले के बारे में पैदा हो जाता है कि एक वो ध्यान से सुनो, वो बहुत महत्वपूर्ण कुछ कह रहा है। तो इसी प्रशिक्षण से, और जिसको मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण मानती हूँ, मेरे भीतर कुछ अनुभूतियां ठहर गई। और मैं चूंकि अंतरंग, मुझे गपशप करना ही सिखाया मेरे परिवेश ने, तो मुझे औपचारिक बातें करना आया ही नहीं। तो चूंकि मैं अनौपचारिक हूँ, इसलिए मैं भी अपना हृदय खोलती हूँ और सामने वाले भी हृदय खोलते हैं। जब वो हृदय खोलते हैं तो उनकी स्मृतियों में गोता लगाने का मुझे मौका मिलता है, उनके सपनों में गोता लगाने का मुझे मौका मिलता है। और धीरे धीरे मेरी ये मान्यता हो गई है कि स्मृतियां और सपने, वो चाहे जातीय स्मृतियां हो या वैयक्तिक स्मृतियां हो, ये दो छोर हैं जहां हमारा जिनके बीच हमारा मन सावन के झूले की तरह पींगे लेता रहता है। अगर किसी को जानना है ढंग से तो उसकी गहनतम स्मृतियों में और उसके गहनतम सपनों में उतरना ही होगा। उसके बिना कोई किसी को जानता नहीं है, और बातचीत का ढोंग ही होता है उसके बगैर। टेबल टॉक जिसे हम कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जब हमारी आत्मा ने प्रतिभिज्ञा दर्शन जिसको कहा कालिदास ने, उससे संचालित नहीं है, जब तक वो सामने वाले को की आत्मा का कोर नहीं पहचानती तब तक पहचान पूरी ही नहीं होती। और जब पहचान पूरी ही नहीं होती तो हमेशा हम अजनबी बने रहते हैं। हमारी बातचीत, हमारी भाषा जो है वो एक तरह से एक सोखता कागज है या अमावट है बहुत, या फिर आप समझिए कि दादी माँ का, अगर आपने दादी माँ की पिटारी देखी होगी या भानुमति का पिटारा जिसको कहते हैं वो देखा होगा, घर घर में होता है, तो स्मृतियां भी है ना, वो उसी पिटारे जैसी होती हैं, सपने भी वैसे ही होते, भाषा भी, संस्कृति भी, इतिहास भी परतदार। तो आपने पुराने कागज पत्तर देखे होंगे घरों में, तो पांडुलिपियां देखी होंगी, तो पांडुलिपि में कागज पे कागज चिपक जाता है ऐसे। चाहे पुराने पत्र, जहां मुझे शादी के समय या शादी के बाद या पहले माता पिता ने जो आपस में पत्राचार किया होगा, वो एक बार मुझे पूरा पुलंदा मिला पिताजी के जाने के बाद।
पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत बेचैन थी। 20 साल की मैं थी और इतना प्रेम पाया था कि उसके उनके बिना रहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तुरंत उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। पिताजी कह के गए थे कि मेरे मरने के बाद मातम मनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो डॉक्टर उनका उपचार कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ मेरा ब्याह कर दिया। ठीक, मैंने तो देखा नहीं था उनको। लेकिन पिताजी अंतिम बात यही कह के गए। मैं तो यहाँ इम्तिहान दे रही थी, तो इम्तिहान जब मैं पहुंची, पिताजी रहे नहीं थे, तो मुझे अंतिम बात उन्होंने कही कि इसकी शादी कर देना, जश्न मना लेना, जाना कोई ऐसी बात नहीं है। वो सचमुच ऐसा मानते थे कि मृत्यु जो है वो कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, और इसमें इसलिए रोना धोना नहीं मिटाना। एनीवे, तो उस समय मैं बहुत परेशान, तो मैं तो रहती थी एकदम से, माँ से दूर चली गई वैसे समय में जब विवाह हुआ था। तो फिर माँ को हमारी जरूरत थी, तो मैं परेशान रहती थी, कागज पत्र टटोलती रहती थी। तो मुझे वो प्रेम पत्र मिले उनके, और वो ऐसे ही चिपके हुए थे एक दूसरे पर, इतना पुराना कागज वो चिपके हुए थे। तो मुझे कई बार लगता है कि हमारी भाषा, उनको अलगाव तो अलग नहीं रहे थे, वो फट जाते थे। तो मुझे एक रूपक की तरह वो ध्यान में होती था, क्योंकि माता पिता ही थे जैसे उनकी स्मृतियां ही थी, गोचर जैसे उनका उनके सपने ही थे, हमारी संस्कृति और भाषा ही थी। वो एक दूसरे में ऐसे चढ़े होते कि अलगाए अलगाए अलगते नहीं थे। तो ऐसा ही मुझे हमेशा से लगता रहा, और इसी कारण जो चिपक जाता है उसको जबरदस्ती अलगाइए तो बीच बीच में शब्द चले जाते हैं। सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा अधूरा है जो बांचा नहीं गया, मानव मन में बहुत कुछ ऐसा अधूरा है जो बांचा नहीं गया। एक ऐसी चिट्ठी जो कहीं पहुंची नहीं, एक ऐसी चिट्ठी जो गलत पते पर पहुंच गई, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें बीच बीच में अक्षर गायब है। इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि दो शब्दों के बीच में वो क्या है जो गायब है, और शायद इसलिए मैं लिखती। क्या बात है, आपकी बातचीत में इतना रस है। एक तो आपकी आवाज, जैसे हमारे बच्चे अभी बोल रहे थे कि मैडम की आवाज बहुत मीठी है। जो भी आपको सुनता है वो उसको लगता है कि वो कोई संगीत सुन रहा है। और आपकी हमारी तरफ हमारी तरफ सभी स्त्रियां ऐसे ही बोलती हैं, ये तिरहुत की बोली ऐसे ही बोलती हैं, वहां का वो है, वैसे ही बोलना सिखाया जाता है। तो आपने बचपन में मतलब पिताजी से बहुत सारी गाथाएं सुनी थी, कहानियां सुनी थी, और आपने कथा क्षेत्र में भी अपने को काफी रचा है, काफी कुछ रचा है। लेकिन जो कविता में आपकी सिद्धि है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गद्य में वो आपकी सिद्धि नहीं है। जो आपका गद्य है वो भी बहुत प्रवाहमय है, बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर रहा है। आप अंग्रेजी में आलोचना करती रही, अंग्रेजी में बहुत सारा अनुवाद भी किया है आपने। ये स्वतः स्फूर्त था कि आपको हिंदी में हिंदी कविताओं को इस तरह साधना है कि जो कुछ भी देखा उसी पर गढ़ दिया, या आपने इसके लिए प्रयास किया? नहीं, चूंकि मेरी ट्रेनिंग, मैंने अभी आपसे बताया, चूंकि मेरा आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही ऐसा था कि जो उसको देखो उसके भीतर प्राण तत्व है, ऐसा निवेश है, प्राणों का निवेश है। जो जिनमें प्राणों का संचार नहीं भी है उसमें कोई ऊर्जा है, और उसे गौर से देखो, उसके भीतर, पत्थर के भीतर भी आंसू की एक बूंद झिलमिला रही है। मेरे देवर ओएनजीसी में काम करते थे, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि भाभी, पत्थर के भीतर फॉसिल होता है जो पेड़ों से बनता है, और फॉसिल से स्नेह हम लोग तेल निकालते हैं, तो मैं चकित रही। मैंने कहा सचमुच, आदमी जिसको पत्थर समझता है उसके भीतर भी तेल का सोता है, आंसू की एक बूंद झिलमिला रही है। ये सच है जीवन का। और किसी संकेत से अगर वो मुझे सच समझ में आया होगा शुरू में, तो तब से ही मैंने गौर से जब देखा, चीजों की ओर गौर से देखिए तो चीजें भी आपको गौर से देखने लगती हैं। ये बात बिल्कुल सच है, सच है। आप करके देखें प्रयोग, सत्य के तो प्रयोग ही सचमुच गांधी ने किया, प्रयोग ही किए जा सकते हैं, और करनी चाहिए। ऐसा होता है, अगर आप ऐसा देखिए गौर से, पत्ते को एक एक चीज को, चिड़िया को, फुलसूंगी को, बटन को, सिलबट्टे को, तो वो कुछ कहते नजर आते हैं। उनमें सचमुच ऐसा है कि वो पलट के आपको देखते हैं, आप अकेले कभी नहीं होते।
जब आप इनके संसार के पास अगर आप इनकी आंखों में देखते हैं तो एक अभंग संवाद रहता है। चीजों का भी चीजें चीजें नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, सप्रयास अगर मैं सिद्धांत गढ़ने की बाद में मैंने कोशिश की, अभ्यास तो मुझे बचपन से था कि ठीक है, प्राण प्राण एक ही प्राणों का संचार, एक ही प्राण का संचार, पंच प्राणों का संचार अवयव हर अवयव में है, इसीलिए एक सब भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और भाई बंधु हैं। ये तो मेरे भीतर में बैठा हुआ था बचपन से। लेकिन उससे भी पर अगर मैं सिद्धांत करने की कोशिश करूं तो जनतंत्र जो है वो सारे पदानुक्रम तोड़ने का नाम है। सबको, गरीब अमीर को, सवर्ण वर्ण को, स्त्री पुरुष को, काले गोरे को, पश्चिम पूरब को, ये जो ध्रुवांत है उनको ऊपर नीचे के बजाय एक पंगत पे बिठाने का नाम है जनतंत्र। तो जनतांत्रिक कविता जो है ना, वो अपनी संवेदना में जनतांत्रिक होती है। क्यों? कि जो उसका है और इस लोक का है, ताना भरने के तर्क से वो एक दूसरे से के पास आ जाता है। मतलब वस्तु जगत, भाव जगत या कॉस्मिक और कॉमन प्लेस, ब्रह्मांड और सूक्ष्म जो आसपास बिखरी साधारण चीजें हैं, उनमें भी पदानुक्रम भंग होता है। वो एक तो जनतांत्रिक चेतना का संचार, अचानक गले मिल जाते हैं दोनों, शिव शक्ति की तरह, अर्थ और शब्द की तरह। तो ये सब रूपक जो हमारे पूरे ही मिथकीय चेतना में भी भरे हैं, हमारी पूरी संवेदना में भरे हैं। तो मुझे लगता है कि कविता अपने स्वभाव में ही जनतांत्रिक होती है। और मैं अक्सर, मुझे ऐसा लगता है कि मोहल्ले की लड़की की तरह कविता हर घर में जाती है, दही का जामन लाने, कभी कोई अतिथि आ गया और घर पे पाव ये नहीं है, मेजपोश नहीं है तो पड़ोस से ले आने, जैसे हम जाते थे वैसे कविता भी जाती है। कभी नाटक के घर, कभी आख्यान के घर, कभी किसी मतलब मोहल्ले के किसी घर में, और वो उसी भाव से जाती है। कविता के स्वभाव उसी लड़की के जैसा, मोहल्ले की लड़की के स्वभाव जैसा ही होता है। वो कम बोलती है, कम जगह घेरती है, जो बोलती है इशारों में बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो मर्म भेदी बोलती है, मर्म पे प्रहार करती है। तो मुझे ऐसा लगने लगा, तो मैं अगर मैं सिद्धांत पढ़ती हूँ तो ऐसे मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन ये सायास मैंने किया, बाद में मैंने अभी आपने पूछा तो सिद्धांत गढ़ा, पहले कोई सिद्धांत नहीं गढ़ा मैं तो बहुत अनायास ही चली। नहीं, लेकिन आप अनायास चलते हुए भी वहां पहुंची जहां पहुंचना हर लेखक कवि का सपना होता है। आपकी जो व्याप्ति है, आपके लेखन की जो व्याप्ति है, वो आपके प्रशंसकों के अलावा अपने आप में पुरस्कार के कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन फिर भी आपके किए का जब आपको मान मिलता है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। आपकी कविताओं में हम जब देखते हैं, मैं इसलिए कविताओं की अभी बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आपसे कविता सुनने का एक लालच है मुझे। तो आपकी कविताओं में स्त्री हर रूप में आती है, मौसी, वृद्धा, पतिव्रता, नायिका, अनब्याही औरत, आम्रपाली। इसके अलावा आप जब मतलब पूरा थेरी गाथा जो है, आपने अभी धरती की बात की, आप बुद्ध की बात करती हैं फिर भी स्त्री को ले आती। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो अनुराग है और राग है, वह आप सृष्टि को, सर्जक को नारी रूप में ही देखती है। कम से कम मैं ऐसा महसूस कर पाता हूं आपकी कविताओं को पढ़ के। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे आपका वो कोमल भाव है, क्योंकि गांधी ने कभी कहा था कि यह संसार, यह सृष्टि, यह धरती तब सबसे उत्तम हो जाएगी जब हर पुरुष के मन में नारी के कोमल भाव आ जाएंगे। वह पुरुष को भी स्त्री मन के रूप में देखते थे। मैं आपकी एक कविता भी सुनना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि स्त्री आपकी सृजन कर्म में इस रूप से महत्वपूर्ण रूप से कैसे स्थापित होती है, उसके पीछे आपके भाव क्या हैं? सब में होती ही है। युयुत्सु होता है जब मनुष्य और संघर्ष सिद्ध, तो वो
चेतना न स्त्री होती है न पुरुष, लेकिन भाव होते हैं, दो महाभाव है जिससे ये सृष्टि संचालित होती है। तो जब युयुत्सु रहता है आदमी, युद्धोन्मुख रहता है, संघर्षोन्मुख रहता है, तो एक भाव जगा रहता है। अभी हम दूसरा भाव होता है जब वो सृजनात्मक होता है, जब वो शांति की ओर उन्मुख होता है। और बिना शांति के सृजन हो नहीं सकता। कोलाहल जब तक है, युद्ध जब तक है, आतंक जब तक है, उपद्रव जब तक है, छीना झपटी जब तक है, लूट खसूट जब तक है, जंगल राज जब तक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तर्क जब तक है, तब तक कुछ सृजनात्मक होना मुश्किल है। क्योंकि युद्ध के समय में और वृत्तियां सो जाती हैं, सारी सृजनात्मक वृत्तियां, और हावी होने की और दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति हावी हो जाती है। उस समय सृजन हो नहीं सकता। ये धरती जो हमारी है वो युयुत्सु वृत्तियों से थक के, ठीक है, संघर्ष के लिए भी आदमी को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, बचाव वृत्ति के तहत भी कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन लगातार युद्ध और आतंक और छीना झपटी का तर्क झेलती झेलती ये धरती अब तो बुखार से तप गई है, एक वृद्धा माँ की तरह। और अब ये समय है जब हम सब में स्त्री दृष्टि, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुद्ध हो चाहे क्राइस्ट हो या हमारी मनीषी, कुछ मनीषियों को छोड़ दें, कुछ क्रोधी भी हुए हैं, विश्वामित्र परंपरा के भी हुए हैं, लेकिन परशुराम परंपरा के भी हुए, कुछ लोगों को छोड़ दें तो आज भी इस आतंक विह्वल समाज में स्त्री जो है वो अपने मनचीते पुरुष की तलाश। मैंने पहले भी लिखा था कि हमारा समाज शिक्षा दीप्त स्त्रियों का समाज तो हो गया, शिक्षा दीप्त होने से ध्रुव स्वामिनियां हो गई स्त्रियां, उनकी नैतिक कदकाठी बढ़ गई, लेकिन पुरुष अब बहुत कम चंद्रगुप्त वाले बुद्ध वाले भाव में हुए। उन्होंने अपनी नैतिक प्रगति उस तरह से नहीं होने दी जिस तरह की अपेक्षा ध्रुव स्वामिनी जैसी स्त्रियों ने की थी उनसे। जैसे रामगुप्तों का समाज हो गया और चंद्रगुप्त विरल हो गए। अभी भी धीरज से प्रतीक्षा कर रही है ध्रुव स्वामिनी, अपने मनचीते पुरुष और उसके द्वारा बनाए गए, दोनों के प्रयास से बनाए गए एक ऐसे समता मूलक समाज की जो साहचर्य और प्रेम और सामंजस्य की नीति से चलता हो, जहां कोई किसी पर हावी ना होता हो, हर व्यक्ति में एक माँ का हृदय हो और वो चाहे कि सामने जिसमें भी जो अच्छा है उसमें उसका विकास करने के अवसर और संसाधन जुटाए जाएं, और जो उसके व्यक्तित्व में कांटे हैं वो धीरे धीरे चुन लिए जाएं। ये जो पूरी स्त्री दृष्टि इसी तरह से अगर विकसित होगी तो हमारा संसार ये रहने लायक हो जाएगा, वरना तो जो हाल है वो हम देख ही रहे हैं। आपकी एक कविता है विस्फोट। विस्फोट में आपने लिखा है कि तड़ी पार शब्दों में बनते हैं गीत, इसलिए पुकार के लिए अच्छे हैं। चिड़िया ने चिड़े से कहा विस्फोट के ऐन एक मिनट पहले, विस्फोट के एक मिनट पहले किसी ने वादा किया था, जिंदगी का पहला वादा, घास की सादगी और हृदय की पूरी सच्चाई से खाई थी साथ साथ जीने मरने की कसमें। विस्फोट के ऐन एक मिनट पहले किसी ने चूमा था नवजात का माथा, कोई खूंखार पत्नी की नजरें मिलाकर बैठा था बीमार माँ के सिरहाने, कोई कटखने बाप से छुपाकर लाई थी पीटे हुए बच्चों का खाना। विस्फोट के ऐन एक मिनट पहले किसी को नौकरी मिली थी सदियों के इंतजार के बाद। विस्फोट के ऐन एक मिनट पहले अभी अभी कोई सत्यकाम जीता था सर्वोच्च न्यायालय से लोकहित का कोई मुकदमा, 30 बरस में अनुपम धीरज के बाद।
घिस गई थी नीब कलम भी, कलम जो किताब लिख सकती थी, लगातार लिखती रहती थी रिट पटिशन। घिस गए थे जूतों के तले, धंस गए थे गाल। किला फतह करके वह निकला ही था कचहरी से, दोस्तों को बताएगा जीत गए थे सारे सत्यमेव जयते, पहला ही नंबर घुमाया था विस्फोट के ऐन 1 मिनट पहले। अहिंसा परमो धर्म गाती थी बिल्ली, 80 चूहे खाकर हज को जाती। अहिंसा परमो धर्म बगुला कहता था मछली से, परमाणु बम कहता था नागासाकी से, विस्फोट के ऐन 1 मिनट पहले। क्या ईश्वर है अहिंसा? डुगडुगी बजती रहती है बस उसके नाम की, पर वह दिखाई नहीं दे। मंदिर के ऊंचे कंजूरे ने मस्जिद की गुंबद से पूछा, सहम के विस्फोट के ऐन 1 मिनट पहले। खुद क्या मैं कम ऐसी वैसी हूँ, मेरा सत्यानाश हो, मैं ही की कर हूँ। चिड़िया नदी और पर्वत, बिच्छू और मंजरी समेत एक धरती हूँ पूरी की पूरी, मैं ही हूँ धरती की जिद्दी धमक। क्यों कैसे हाँ ना से पूरी हुई रस्सी, और मुई रस्सी के बारे में कौन नहीं जानता। रस्सी जो जल भी गई तो बल खाना नहीं छोड़ती। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी सृजनात्मक रचनाओं के बाद, इतनी करुणा और संवेदना के बाद भी आप लोगों के सपनों का संसार, उस कवि के सपने का संसार जो इस संसार में चतुर्दिक शांति, अहिंसा, प्रेम, करुणा का सपना देखता है, वैसे समाज की चाहत करता है, क्यों नहीं बन पाया वह समाज? क्यों नहीं बन पा रहा है? कहाँ कमी रह जा रही है? कहाँ वह छोड़ छूट जा रहा है? इसकी वजह क्या दिखती है? संवादहीनता और वही अंतरंग गपशप का परिवेश हम नहीं रच पा रहे हैं। हम ना उसमें मुझे लगता है कि नफरत वाली जो नफरत से इतने भर जाते हैं। जो गांधी ने कहा था कि नफरत वृत्तियों से होनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति तो परिस्थितियों और मनस्थितियों का मारा हुआ होता है, और अगर अंतरंग ढंग से बातचीत की जाए, मैं एक माँ भी हूँ और इतने सारे बच्चों की माँ यूनिवर्सिटी में भी हूँ, और अपने बच्चों के दोस्तों से भी मैं लगातार घिरी रहती हूँ। मैंने बहुत बहुत तरह के नए लोग देखे हैं। उन सबके भीतर एक ऐसा समाज बनाने का जज्बा है। अगर उनसे ढंग से संवाद किया जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए, जो कि माएँ तो कर ही सकती हैं, आप जैसे नवल पुरुष भी कर सकते हैं जयप्रकाश जी। जो भी थोड़ा धीरज, जिसको धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत नायक की तरह देखा गया, हमारे शास्त्रों ने, भरत मुनि ने देखा, अगर ये आप अपने भीतर वो उदात्तता, वो धैर्य पैदा करें, जो एलसीएम निकालेंगे ना, चारों तरह के नायक जो बताए भरत मुनि ने, अगर उनका एलसीएम निकाले तो धीर शब्द सामने आएगा, मतलब कॉमन मल्टीपल की तरह होगा। सब में उद्धत भी है तो धीर, अगर रावण उद्धत नायक है फिर भी धैर्य उसमें। तो अगर पुरुष भी उसी धैर्य से, जिस स्त्री जैसे स्त्री बात करती है उसी धैर्य से बात करते रहे, जिसको हम प्रतिपक्षी कह रहे हैं उससे, और प्रतिक्रियावाद का खत्म हो जाए चक्कर। जब हम किसी की बात सुनने का धैर्य अपने भीतर पैदा कर ले, तभी हम आश्वस्त कर, पहले मिट्टी तैयार होगी तभी तो उसमें बीज होगा। हम मिट्टी तैयार ही नहीं कर पाते। बात कितनी संधिवार्ताएं होती हैं, कितनी तरह की मीटिंग्स होती रहती है, दिन भर चक्कर ही चलता रहता है, कौन उससे मिला, कौन उससे मिला, और हर मीटिंग नाकाम। मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से उसका मन समझे बिना आप आरोपित करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने, आप उससे अंतरंग संवाद साध ही नहीं पाते और आदेश, संदेश, उपदेश देते चले जाते हैं, तो वो खाक समझेगा की बात, कभी नहीं समझेगा। जनतंत्र में अच्छी तरह से संवाद
नहीं आयोजित होते। अंतरंग संवादों का सिलसिला अच्छे अभियोजक, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, अच्छे इतिहासविदों, जिसको हम सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं, उनके सानिध्य में, उनसे संस्कृति कर्मी, आप जैसे लोग, पत्रकार, जो थोड़ा धीरज से ठहर कर सोच सकते हैं, अगर उनका एक प्रेशर ग्रुप हो। हम छोटे थे तो हम अपनी सिविक्स की किताबों में, नागरिक शास्त्र की किताबों में प्रेशर ग्रुप की बात सोचते थे, सुनते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें ये लगा कि अरे, ये तो जो ठहर के सोच सकता है, जिसमें विनय है, जिसमें शील है, जो भरसक गलत काम नहीं करता, थोड़ी सी नैतिकता है उसमें, और उस पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बचपन की परिस्थितियों का ही फल होता है कि कोई नैतिक होता है, कोई नहीं हो पाता है। जो नहीं हो पाया नैतिक, उस पर भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, उसको भी फतवे नहीं खसने चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है। साहित्य ने मुझे एक ही बात सुझाई है और सिखाई है कि किसी पे जजमेंट मत करो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ है। जैसे फोटोग्राफर जानते हैं कि हर चेहरा किसी न किसी कोण से सुंदर होता है, वैसे हर व्यक्ति कुछ न किसी कोण से सुंदर होता है, वो चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। अगर उससे भी धैर्य से बात की जाए और धीमे धीमे, अब कुछ लोग तो खैर बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कराना चाहिए, अस्पताल, जेल में भी मनोचिकित्सक होने चाहिए। मतलब बहुत सारी समस्याओं का समाधान, जनतंत्र में और उपाय भी क्या है, और कोई उपाय नहीं। तो यही बात मुझे लगती है कि कविता की भाषा में बोलना चाहिए, सामने वाले से बहुत हृदय की बात बोलना चाहिए। तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन, तो वो संवाद चाहिए हमें, तब जाके हमारी वार्ताएं सफल हो सकेंगी और दोनों पक्ष संतुलित ढंग से सामने आ पाएंगे। विकास की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस तरह से पूंजी का प्रभाव है, उस समय में मतलब विकास की प्रक्रिया, पूंजी का प्रभाव, और उस पूंजी के प्रभाव से जो तकनीक का प्रयोग है, जिसको हम आज के दौर में सोशल मीडिया कहते हैं, वह लगभग एक तरफा सा है। मुझे लगता है, मतलब मेरी समझ से गांव और शहर के बीच की दूरी बढ़ रही है। जो भी इस समय में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, वो उनके बीच, आपकी बात सही है कि संवाद जरूरी है, लेकिन जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो दिनों दिन वो खाई बढ़ती जा रही है। प्रकृति और विकास एक दूसरे के पूरक न हो के विरोधी होते जा रहे हैं। हमारी जो सभ्यताओं का विकास है वो टकराव की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक ही समय में हम आधुनिक और रूढ़िवादी दोनों होते जा रहे हैं। आखिर इसका समाधान किस रूप में देख पा रही हैं आप बतौर साहित्यकार? देखिए, अब शहर और गांव भी पुराने ढंग के गांव तो रहे नहीं, कस्बे हो गए हैं। और मुझे लगता है कि मध्य वर्ग की भूमिका और कस्बों की भूमिका, एक हाइफन की भूमिका हो सकती है। अब जो स्थिति है, उत्पादन के साधन जब बदलते हैं, मार्क्स ने कहा था, तो बहुत कुछ बदल जाता है। और अब उत्पादन के साधन उद्योग तो नहीं रहे, इंटरनेट ही हो गया है। तो इंटरनेट शासित जो दुनिया है, उसको हम विश्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि उसको हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उसके बिना उसका कोई विकल्प हो सकता है। अब जो है उसको ही दार्शनिक धरातल पर करुणा और सामरस्य के सिद्धांत से नियोजित किया जाना चाहिए। अंतरजाल में जो सिद्धांत पक्ष हमारा है, अंतरजाल साथ, वो जो पुराना, पूरी ये दुनिया जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बात अंतरजाल की तरह। और कहीं, जैसे मैं रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा मैंने बचपन में सुना था कि अगर उनको, वो इतने संवेदनशील थे कि एक अंग्रेज जो था वो नदी के उस पार किसी पे कोड़ा चला रहा था और उनकी पीठ पर वो कोड़े का निशान आ गया था। तो ये इस तरह की जितनी घटनाएं हम बचपन में सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, उसका मुझे तार्किक स्थिति उसकी क्या समझ में आती है कि अगर आप संवेदनशीलता का एंटीना आपका उतना ज्यादा है, तो जो बाहर है और जो भीतर है
उसमें एक आवाजाही रहती है और हमारी संवेदनशीलता का धरातल अंतरजाल में, जैसे अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, इंटरनेट में कहीं गड़बड़ है तो पूरा ही वो स्खलन था। तो कहीं भी उस अंतरजाल में एक बिंदु पर भी अगर स्खलन है तो पूरा अंतरजाल कांपेगा। ये एक तरह से रूपक की तरह मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और बहुत व्यापक प्रश्न उठाया है। समय की सीमा रखते हुए मैं ये इस तरह से रूपक में बात करी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम, हमारे जो भीतर है, हमारे जो बाहर है, हमारे भीतर का जो आनंद है वो परिवेश में अगर हिंसा और त्रास की स्थिति पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तार हिलेगा और हमारा अंतर जगत प्रभावित होगा। ये असंभव प्रपत्ति है, ये प्रोपोजिशन असंभव है कि आप परिवेश को तो आप बाधित करें, सबको तो आप दुखी करें, किसी का ना अवसरों का और संसाधनों का बंटवारा करे नहीं, सब कुछ अपनी लाठी, जिसके उसकी भैंस के तर्क से हस्तामलक कर ले और आप सुखी हो जाएं। कबीर वाली बात यहाँ बिल्कुल सच है, प्रेम हाट खेतो उपजे, प्रेम ना हाट बिकाई। तो कहीं भी सच उत्पादन वो आप जो देंगे, ये हम तो किसानी सभ्यता में जन्मे हैं ना, हम जानते हैं हम जो बोएंगे वही पाएंगे। और कर्म का सिद्धांत भी दरअसल स्मृतियों की ही गहराई से हम जो करते हैं वो कोई और देखे ना देखे, हम तो उसको देखते हैं ना, हम तो साक्षी हैं कि हमने क्या किया। तो वही स्मृतियां जब गहरी होती हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो कर्म बच जाती हैं। होता होगा कुछ उदाहरण हो, मैं तो कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ में आती है कि जो जो क्रिएट कर रहा है आदमी, जो स्मृति दूसरे के दिमाग में, वो तो उसके साक्षी तो हम हैं ही, और उसकी जड़ तो हमारे भीतर रहेगी। उसी को हम, अगर गहरी स्मृति होगी तो हो सकता है वो कर्म बंधन बनती होगी, होती होगी। बहुत मुझे स्वाभाविक लगती है बात, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं लगती। तो जो बोया सो काटा वाला तर्क तो बिल्कुल सच है, ये तो अनुभव गम्य है। तो अगर हम एक सम्यक समाज, इसीलिए बुद्ध इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सम्यक समाज और सम्यक दृष्टि की बात की थी उन्होंने। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति विशिष्ट है, अपने ढंग का है, अवसर और संसाधन तो बराबर बंटने ही चाहिए ना। हम अपने वैशिष्ट के बावजूद किसी का हसोत लेना, जिसको कहते हैं लोक भाषा में, किसी का हिस्सा हसो सकते, अगर ये चेतना साहित्य नहीं भरेगा तो इस तरह से एक शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों के नाम पे क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार और रॉक स्टार नायक हो गए हैं। नायक साहित्य के जो होते हैं, When the steel was tempered नाम के उपन्यास का अग्निदीक्षा नाम से अमृत राय ने जो अनुवाद किया था, वो जो नायक थे, या कोई भी दोस्तोयेवस्की का जो नायक है, या हमारे यहाँ भी जो एक से एक नायक हुए हैं बड़ी कृतियों, कोई साहित्यिक कृतियों के। देखिए, समस्याओं का समाधान जो होता है वो समस्याओं का मर्म समझने के बाद ही हो सकता है, और समस्याओं का मर्म समझा जनतंत्र में बातचीत के अलावा सिद्धांत पक्ष जो है बातचीत का, उसको विकसित करने के अलावा हम और कुछ भी कर नहीं सकते। अगर हम आरोपित करेंगे कोई सत्य, ये हम देख चुके हैं इतिहास में, जो भूलें हुई हैं और जो विफल प्रयोग हुए हैं, अगर हम उससे सीखते नहीं हैं, जनतंत्र में विकास का जो मॉडल होगा वो विपक्षियों के संवाद पर ही आधारित होगा, और संवाद तभी सफल होंगे जब हम विपक्षी का बचपन, उसकी स्मृतियां, उसके मन पे लगे आघात, उसके पूर्वाग्रह, उसकी कंडीशनिंग, इस सब पर मनोवैज्ञानिक ढंग से एक नजरिया हासिल करके और दिमाग की खिड़कियां खोल के संवाद करने जाएं। पूर्वाग्रह एक तरह का मोतियाबिंद है, और अगर आपको सामने वाले के प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह बन गया है तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा। और पूर्वाग्रह टूटेंगे कैसे? जानना ही मानना है। अगर आप
प्रवाद जनतंत्र में बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन एक इसकी मुश्किल ये भी है कि सब सूचना विह्वल इस युग में सब सूचनाएं, गलत सलत भी सूचनाएं एक दूसरे के घर आती जाती हैं। तो सामने वाले के बारे में जो भी गलत सलत सूचनाएं पूर्वाग्रह के रूप में आपकी आंख में जम गए, आप अपने से संवाद के माध्यम से, अंतरंग संवाद के माध्यम से उसको देखें, बिना पूर्वाग्रह के आप उससे मिले और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये पहले परकाया प्रवेश की जो तकनीक साहित्य हमें देता है उससे हम देखें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद धैर्य से, विनय से सुने, फिर अपनी ओर से हम कुछ कहें, और कहीं तो मिड पॉइंट होगा, कहीं तो बीच की बात होगी। अगर हम वो कर पाते हैं हासिल, कि जिसे हम विपक्षी मांगते हैं, वो विपक्षी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आदर्श से संचालित होता है। क्या है उसके मन की बात, बचपन की कौन सी चोट है जिसका निराकरण वो चाह रहा है, जिसके आलोक में उसने एक सिद्धांत गढ़ा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना प्रकाश जी, कि हमारी जो बचपन की चोटें होती हैं, वही बात वो हमें किसी पक्ष की ओर ले जाती हैं, और जब तक हम बचपन की चोटें नहीं समझते, तब तक हम जिसको विपक्षी कहते हैं उससे संवाद के लिए तैयार नहीं हो पाते। जितने भी शिष्टमंडल होते हैं, वो अशिष्ट मंडल इसलिए हो जाते हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं होते। जनतंत्र में अंतरंग बातचीत का स्कोप हम साहित्य की नॉन जजमेंटल स्थिति लेकर ही सामने रख सकते हैं। पूर्वाग्रह शून्य होकर स्थित प्रज्ञता की स्थिति में सम्यक दृष्टि के साथ अगर हम सामने वाले और बचपन का उसकी परिस्थितियां, मनस्थितियां समझ के अगर हम किसी से संवाद करने जाएं, धैर्य और विनय के साथ पहले उसकी बात सुने, तब अपनी बात कहें, तब जाके वो बीच का धरातल आ सकता है जहां बात बन जाती है। तो मुझे और साधनों और जितने अवसर हैं उनका बराबर बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का तर्क नहीं चलना चाहिए। इतना हो जाए, फिर अपने वैशिष्ट्य के साथ जिसमें जो अंतर्निहित संभावनाएं हैं वो विकसित करने का परिदृश्य रचा जाए। ये गांव और शहर के बीच जो कस्बे उभरे हैं, वो मध्य वर्ग की तरह बहुत संभावनाशील है, क्योंकि उसमें गांव के भी कुछ संस्कार हैं, अंतरंग गपशप के संस्कार हैं, और शहरों वाली शिक्षा, दीक्षा और दूसरी तरह की सुविधाएं भी हैं। तो मुझे आज के जमाना में देखती हूँ तो कस्बों से आए हुए जो युवक हैं, उनमें मुझे आस्था ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास परंपरा की भी समझ है, अंतरंग बातचीत की भी लय उनमें उनकी सिद्ध है, और सामुदायिक जीवन के प्रति एक लगाव है। वो हर पीढ़ी के व्यक्ति से बात कर सकते हैं। शहरों में 5 बरस तक की पीढ़ी होती है, 5 बरस का गैप हुआ, आपका बच्चा बात करना बंद कर देता है। वो सिर्फ 5 बरस तक में ही बात करता, और बात अगर नहीं करेगा कोई बुजुर्गों से के प्रज्ञा कोश से, परंपरा के प्रज्ञा कोश से संवाद नहीं करेगा, तो सिर्फ ऊर्जा लेकर, रॉ एनर्जी जिसको कहते हैं, लेकर कोई समाज सम्यक स्थिति में नहीं पैदा जा सकता। तो जो व्यक्ति के लिए सिद्ध है वही समाज के लिए सिद्ध है। आपको यह नहीं लगता कि साहित्यकार समाज को जिस दृष्टि से देखता है, उसके मन में जो संवेदना है, या जो अध्यात्म और धर्मगुरु या धार्मिक प्रमुख लोग जिस दृष्टि से समाज को देखते हैं या मनुष्य को देखते हैं एक इकाई के रूप में, सियासत जनतंत्र में मनुष्य को एक अलग रूप में देखती है। हर मनुष्य उसके लिए एक आत्मा न होके एक यूनिट है, एक इकाई है। अगर सोच का यह अंतर है
समस्या साहित्यकार देखता है, मनुष्य उस समस्या में जीता है, सियासत उस समस्या में अपने लिए अवसर तलाशती है, वह उसे सत्ता का माध्यम समझती है। तो जब वैचारिक स्तर पर ही ये मतभेद है, तो वह सामंजस्य कैसे बने? चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता अगर वो अनैतिक साधन अपनाता नहीं। तो हम चूंकि बहुत अनैतिक ढंग से चुनाव लड़ते हैं और बहुत पैसे व्यय करके हम ऐसे लोग चुनाव लड़ पाते हैं जो नैतिकता जिनके कमंडल में नहीं के बराबर रह गई हो, तो चूंकि ऐसे लोग आते हैं रण में, तो उनमें स्वाभाविक है कि जितने पैसे खर्च करके वो आते हैं उतने ही पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं और जनमन से उनका संवाद शून्य हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि चुनाव प्रचार आप ही के माध्यम से होना सही है, सोशल मीडिया से। सारे बाकी चुनाव प्रचार बंद कर देनी चाहिए और उस किसी का बचपन से लेके अब तक का जो भी उसका वो रहा है जीवन वृत्त और उसके जीवन में सेवा के और त्याग के जो भी अवसर रहे हैं उसको हाईलाइट करता हुआ उसका प्रोफाइल आना चाहिए सोशल मीडिया पे। कोई जैसे सेवा दल, आप रंगभूमि उपन्यास देखिए प्रेमचंद का, तो वहां एक सेवा दल है। अगर उस सेवा दल के युवकों की तरह के युवक हैं और उनका उस तरह का प्रोफाइल है, तब तो वो चुनाव लड़े और उस चुनाव में प्रचार के लिए कोई खर्चा ना हो, वो सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी बात कहें और उसके आधार पर मूल्यांकन हो और चुनाव हो। तो वो जो आदर्शवाद घुट्टी में पीकर आया है राजनीति में, वो अपराधी नहीं होगा और वो अपराधी जब नहीं होगा तो अब उसमें संवाद के संस्कार होंगे, क्योंकि अपराध जगत में संवाद नहीं होता, ये मुश्किल हो जाती है। तो अपराध जगत से पैसे लेकर अपराधी की मनोवृत्ति में लोग जो नेता बन जाते हैं, उनसे हम बहुत उम्मीद कर नहीं पाते खास। मैं आपका जो साहित्यिक परिवेश में आप पली बढ़ी और अपने पिताश्री जी के साथ, आप जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने से पहले, और पहले से भी बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानता हूँ। बहुत सारे बड़ी वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ आपके पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं कुछ महान लोगों को, जो हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े लोग हैं, उनकी कुछ यादें अगर आपके साथ हैं तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। जी जी, पहले पिताजी का तो सबसे ही बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन दो लोग थे जिनका घरेलू उठना बैठना था। एक तो दिनकर जी से, वो हमारे पिताजी माँ दोनों के शिक्षक रहे थे जी। और वो एक ही साथ, मेरे माता पिता एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो दोनों दिनकर के प्रिय छात्र थे। तो और हमारे घर के मेरे नाना और मेरे दादा दोनों, मुजफ्फरपुर में एक खास सूफी दरगाह है, वहां नातियां कव्वालियां सुनते थे हम लोग। मेरा भी बचपन वो सुनते हुए बीता है। तो वहां पर दिनकर जी भी जाते थे और कुछ उनकी कुछ अनुभूतियां हैं जो कि वो साझा करते थे। अब उन अनुभूतियों का अभी साझा करने का अभी ये समय नहीं है, लेकिन मैं देखती थी कि निजी जीवन के दुख कहने को, जैसा कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जिनसो रहिए लागी, सब जग जलता देखा अपनी अपनी आगी। तो जिसको हालांकि उनको भौतिक धरातल पर बहुत कुछ मिला था, लोग सोचते होंगे कि वो बहुत चाकचक्य भरा उनका जीवन है, लेकिन वो कितने अकेले थे। वो जब मैं उनको मजाक पर बैठे देखती थी और वो चटाई पर, वहां पर वेश्याओं के भी बच्चे होते थे, वेश्याएं भी होती थी, शहर के नामी डॉक्टर और वो वकील भी होते थे, सब लेखक होते थे, पत्रकार। वो नातिया कव्वालियां वो बहुत होती थी। तो एक चटाई पर जहां बैठे होते थे, वहां वो कैसे वो व्यक्ति चुपचाप अकेले वो नातिया कव्वाली सुन के रोते थे। ये दृश्य मेरे लिए बहुत है, और उनका अकेलापन कितना घनीभूत होता था।
और लोग उनको मंच पर देखते थे और मैं उस तरह से छोटी बच्ची थी, तो मैं उस तरह से छोटी बच्ची थी, तो मैं उनको उस तरह देखती थी अकेलेपन के वृत्त में घिरे हुए। मुझे लगता था कि अरे देखिए एक व्यक्ति में कितने व्यक्ति समाये होते हैं। इसी तरह केदारनाथ सिंह जी थे, वो भी पिताजी से बहुत करीब थे और उन्होंने भी पिताजी के गुजरने के बाद जिन लोगों ने वही भाव उसके परिवार में बनाए रखा, उसमें उनका भी नाम है। उनकी अपनी भी 5 बेटियां थी और वो वात्सल्य से भरे हुए थे। उनकी पत्नी का इलाज चलता था, हमारे यहाँ भी उन दिनों वो थोड़ा आते जाते थे। तो कैंसर से गुजरी, पटना अस्पताल उन दिनों पडरौना में वो थे, तो पटना का अस्पताल ही बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता था, तो वहां उनका इलाज चलता। तो उनकी सरलता भी और उनका वात्सल्य, उनकी मातृ दृष्टि, वो भी मुझे लगता था कि बहुत बड़ी चीज थी। एक कवि में वैसा ही होना चाहिए, एक मनुष्य में ही ऐसी मातृ दृष्टि होनी चाहिए। तो ये बातें हैं। रामविश्वपुरी जी को मैं मेरे जन्म के समय नहीं थे वो, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे वहाँ बहुत है और उनके बच्चों से जुड़ी हुई काफी स्मृतियां हैं। शिव पूजन जी की भी बहुत सारी स्मृतियां हैं वहां पर। बच्चन जी की भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। इस तरह के लोग और बाहर के भी कुछ लोग जिनसे घरेलू आना जाना था बचपन में, तो मैंने उनको ही करीब से देखा। आज का साहित्यिक माहौल उस तरह का क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे जीवन में सहकारिता बीज शब्द हुआ करता था जब हम छोटे थे तो, और आज सहकारिता का स्थानापन्न स्पर्धा हो गई है। हमारा समाज सहकारिता मूलक न रह के स्पर्धा मूलक हो गया है और स्पर्धा बहुत खतरनाक चीज है। अंग्रेजी में तो और भी खतरनाक लगती है जब उसको कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंसक ही होती है। तो हमारा अगर हम अपने को रेस का घोड़ा समझेंगे तो दूसरे को धक्का मारने में हमारा मन करने लगेगा। लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरह से, हर फूल अपने ढंग से सुंदर है, अगर ये मानकर हम चलेंगे तो पारिवारिकता के वही संस्कार, सामुदायिक जीवन के वही संस्कार हमारे भीतर विकसित हो पाएंगे। आपकी एक कविता है सृष्टि, क्या अभी आपके पास है? नहीं, अभी तो नहीं है। आप पढ़ दें, आप पढ़ दें। हाँ, लेकिन मैं तो पढ़ दूंगा, लेकिन मैं आपसे 2-3 कविताएं जरूर सुनना चाहूंगा जी। मैं सृष्टि के बारे में, सृष्टि का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आपकी कविताएं, जो भी कविताएं पढ़ी है सारी बहुत अच्छी हैं। निश्चित रूप से नए कवियों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और जो लोग आपको अकादमी पुरस्कार मिलने पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि आखिर अनामिका जी के लेखन में ऐसा क्या था जिसके चलते उनको यह सम्मान मिला। सृष्टि की पहली सुबह थी वह, कहा गया मुझसे तू उजियारा है धरती का, और छीन लिया गया मेरा सूरज। कहा गया मुझसे तू बुलबुल है इस बाग का, और झपट लिया गया मेरा आकाश। कहा गया मुझसे तू पानी है सृष्टि की आंखों का, और मुझे ब्याहा गया रेत से, सुखा दिया गया मेरा सागर। कहा गया मुझसे तू बिंब है सबसे सुंदर, और तोड़ दिया गया मेरा दर्पण। बाबा कबीर की कविता की माटी की तरह नहीं, पेपर मैसी की लुगदी की तरह मुझे रूंधा गया। किसी किसी तरह मैं उठी, एक प्रतिमा बनी मेरी। कोई था जिसने दर्पण की किरचियां उठाई और रोम रोम में प्रतिमा के जड़ दी। एक ब्रह्मांड ही परावर्तित था रोम रोम में अब तो। जो सूरज छीन लिया था मुझसे, दौड़ता हुआ आ गया वापस, और हपस कर मेरे अंग लग गया। आकाश खुद एक पंछी सा मेरे कंधे पर उतर गया। वक्त सा समुंदर मेरे पांव पर बिछ गया। धुल गई अब युगों की कीचड़, अब मैं व्यवस्थित थी। पूरी यह कायनात ही मेरा घर थी। अपने 10 हाथों से करने लगी काम घर के और बाहर के। एक घरेलू दुर्गा भाले पर झाड़न लपेट लिया मैंने, और लगी धूल झाड़ने। कायदों की, वायदों की, रस्मों की, मिथकों की, इतिहास की मेज भी झाड़ी। महिषासुर के मैंने काट दिए नाखून, नहलाकर भेज दिया दफ्तर। एक नई सृष्टि
अब मचल रही थी मेरे भी। कितना अद्भुत लिखती हैं आप, कहाँ से लाती हैं इतने ऐसे शब्द? आप बहुत दयालु हैं जयप्रकाश जी, आप हमारे पूरब के हैं और उसमें करुणा का बहुत अंदर से होता रहता है कुछ निवेश। तो कुछ कविताएं हमें सुना दें। और मैं बता दूं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप इतना बहुविध आपका लेखन है। आईना साज अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था। और कविताओं की बात करूं तो नया वर्ष, महाकाल, दिल्ली, दलाई लामा, खुसरो की दरगाह, बेरोजगार, 17 वर्ष का प्रतियोगी परीक्षार्थी, जन्म ले रहा है एक नया पुरुष, से लेके नमक, चौका, चकमक पत्थर, दरवाजा, ओढ़नी, मतलब इतने सारे बिंब, इतने सारे शब्द, ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव, ये सब इतना कुछ अलग है, आपको एकदम वाकई अनूठा बनाता है। शायद हमारा तादाद में है, वही आपने, वही दृश्य जगत आपका है जो मेरा है। हम लोगों का नैतिक भूगोल एक है, तो तादाद में आपका गहरा हुआ होगा, इसीलिए आपको अपना अपना तो कोई कैसे लग सकता है। ये बड़ा मिस्टिकल होता है, ये बड़ा रहस्यात्मक होता है। मुझे नहीं लगता कैसे कैसे कोई अपना लगने लगता है। तो ये आपका तादाद में है जो हमें जोड़ता है। तो एक अपने नैतिक भूगोल से कविता उठाती हूँ, भामती की बेटियां। जी हमारे यहाँ वृद्ध वृद्ध वाचस्पति हुए हैं मिथिला में, जी जी जिन्होंने बहुत उपनिषदों की टीकाकारों में उनका अग्रिम स्थान है। उनके बारे में कहते थे कि वो जब ब्याह के लाए अपनी छोटी सी बालिका वधू, उसी समय वो लिखने में लग गए, टीका रचने में। वो भूल ही गए कि उनके साथ कोई रह रहा है और निमग्न हो गया। वो भी बच्ची ऐसी थी कि वो रोज आके उनके लिखने के इसमें आसन पे एक दिया जला देती थी और चुपचाप चली जाती थी, अपने काम में लग जाती थी। एक दिन आंधी आई तो अचानक, किंवदंती ही है लेकिन मुझे बहुत छूती थी ये बचपन में सुनी हुई बात, कि एक दिन आंधी आई, पन्ने बिखर गए, तो वो उसके पीछे दौड़ी पन्ने बेचने। और तब उन्होंने उनको देखा तो पूछा, देवी आप कौन? तो वो हंसने लगी। वो वृद्धा हो गई थी तब तक। तो मुझे इस प्रसंग पर मैंने, और तब कहते हैं जयप्रकाश जी, अपनी भामती टीका के नाम से कहा, पहले तो फाड़ दिया सारा कुछ जो गंगा में बहा है, कहना कि मैंने तुम्हें उपेक्षित रखा और इतना मैं ग्रंथ में लीन हो गया, मुझे रखना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इस तरह का मैंने बहुत पछताए। तो मैंने कल्पना की है, उसके बाद की तो मेरी कल्पना है कि उसके बाद कहते हैं कि लेकिन वो बीच लाई सारे पृष्ठ, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपका साधना ग्रंथ है, तो उन्होंने कहा कि तो मैं ये तुम्हारे नाम से ही प्रकाशित कराऊंगा, और सचमुच वो भामती टीका के नाम से छपा। तो मैंने ये कल्पना की कि उनको कैसा लगा होगा जिनको पढ़ने का कभी अवसर नहीं मिला। एक विद्वानों की पत्नियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। अब वो कोई कृपा पूर्वक दे भी दे, उनके नाम से टीका छपवा भी दे, तो कैसा उनको लगता होगा। ये मैंने इसकी कल्पना की है ना। भामती की बेटियां, लिखने की चौकी वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही बासन, जिसमें मैं रखती थी खील बताशा, दिया बत्ती की बेला हर शाम। कभी कभी बेला और चंपा भी रख आती थी जाकर चुपचाप, खील बताशा पानी दिया के साथ। पूरे 21 बरस बस यही जीवन क्रम, कुछ देर इन्हें देखती काम में लीन, जैसे कि देखते हैं सुंदर मूरत शिव जी की। पत्थर की मूरत ही बने रहे ये पूरे 21 साल। फिर एक शाम उसास भरी धरती ने आंधी सी आई, बिखरने लगे ग्रंथ के पन्ने, टूटी तंद्रा तो मुझे देखा, पन्नों के पीछे यूं भागते हुए जैसे हिरनों के। चौंके, हे देवी परिचय तो दे, आप कौन? मुझको हंसी आ गई। लाए थे जब ब्याह कर तो छोटी थी ना, फिर आप लिखने में ऐसे लगे,
दुनिया की सुध बिसर गई, लगता है जैसे भूल ही गए वेदांत के भाष्य के ही समानांतर। इस घर में बढ़ी जा रही है पत्ती पत्ती आपकी भार्या भी। तो क्या मैं इतनी बड़ी हो गई कि पहचान में नहीं आती? पानी पानी होकर इस बात पर पानी में ही बहा आए आप तो अपनी वह पांडुलिपि जो मैं नहीं दौड़ती पीछे। पृष्ठ बीच ले आने पानी से गड़मड़ हो चुकते सब अक्षर, घुल जाती पानी में स्याही, शब्द पे शब्द फिसल आते। मेहनत से मैंने वे अक्षर भी बीचे जैसे कि चावल, अक्षर पर अक्षर दोबारा उगाए अपने सिंदूर और काजल से। भूर्ज पत्र फिर से सिले, ताक पात ढोल लगे। हमारे यहाँ मंगल सूत्र होता है, उसको तागपात ढोलना कहते, धागे का ही बन। अक्षर पर अक्षर, अक्षर में और आप अक्षर, टप 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 टप। ये लो, रोते हैं क्या ज्ञानी ध्यानियों? क्यों रो रहे हैं जी? चुप चुप। भामती टीका तुम्हारी यह तुमने लिखी दोबारा, पहले भी तुमने लिखी थी हर शाम दिए की लौ से। जो लिखा था तुमने अंधियारे की स्लेट पर, मैंने बस भाष्य किया था उसका। तो जगत में ग्रंथ भामती टीका के ही नाम से जाना जाएगा। लिखने की चौकी वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही, वही बासन। ग्रंथ लिख रही हैं पर भामती की बेटियां। आपके जाने के बाद मैंने पढ़ाया इन्हें पाठशाला भेजकर। दिए से नहीं, नहीं छाया से, इन्होंने अपनी कलम से लिखा है जो आपके समानांतर। भाष्य उसका करने बैठेंगे जब सारे ये दिग्दिगांतर, मैं चैन की सांस लूंगी। कृपा नहीं, प्रेम का प्रसाद भी नहीं लेंगी। भामती की बेटियां ग्रंथ अपने स्वयं ही रचेंगी लगातार हर युग में। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छा लगा। इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं? इन दिनों में सीता पर एक बड़ा उपन्यास से शुरू किया है, बहुत पहले से शुरू कर रखा था, बीच में वो रुक गया था। मुझे ना प्रसन्न सीता अच्छी लगती थी, बचपन से मैं सुनती थी सीतामढ़ी बहुत पास है मुजफ्फरपुर के। क्या हुआ कि कोई अकेला रह रहा है? अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। अगर आपने घर गृहस्थी के सारे काम कर लिए, संतान वगैरह सब, समाज को एक अच्छी संतान दे दी, उसके बाद मस्त रह के आदमी जंगल में पढ़ाई लिखाई कर सकती है। स्त्री पौधों से, जंगल के पेड़ पौधे के जीव जंतु से कायम कर से। मेरी जो सीता बहुत खुश सीता है, और वो प्रकृति से संवाद करती है, ऋषि पत्नियों से संवाद करती है, ऋषियों से शास्त्रार्थ कर सुनती है और उसके बाद बच्चों को युद्ध में उनके पिता मारे गए थे, तो वो कहती है कि तुम लोग इनको शिक्षक उनके पास शाला चलाती है। कहती है कि ये प्रतिहिंसा, हिंसा से प्रतिहिंसा, फिर प्रतिहिंसा, फिर प्रतिहिंसा, ये शिक्षा से अगर डाल दिया जाए उनका मन और उनको बराबर ही प्रतिशोध में नहीं रखा जाए तो राम को वो लिखती है। बहुत प्रेम से दोनों पति पत्नी आपस में संवाद करते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही वापस चलता हूँ, जंगल ही का राज अच्छा है। तो वो सीता कहती है कि नहीं, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप करिए। अब वानप्रस्थ हुआ, पूरी रामायण नए ढंग से लिखने की कोशिश की है, और उसमें शिक्षा से हिंसा कैसे तिरोहित हो सकती है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमारी बातचीत बहुत अधूरी रह गई है और बहुत सारा व्यतिक्रम खासकर इंटरनेट का भी रहा है। मुझे पता है आपको अभी एक दूसरी जगह जाना है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। आपके घर में भी एक समारोह है बहुत जल्द ही। बहुत सारी शुभकामनाएं। और साहित्य तक के श्रोताओं को मैं बता दूं कि अगले हफ्ते मैं फिर ऐसी ही किसी एक शख्सियत के साथ आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। अनामिका जी से बातचीत अधूरी रह गई है, फिर कभी हम आपको फिर से पकड़ेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं बहुत सारी, सीता के लिए भी, आपके घर में जो शुभ मंगल कार्य होने वाला है उसके लिए भी। और आप इसी तरह से सृजित करते रहें, खूब अच्छा लिखते रहें, चाहे वो खुसरो हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे सीता हो। इतना व्यापक स्वरूप, इतनी व्यापक रचना कर्म और इतनी व्यापक पृष्ठभूमि,
सभी के लिए आपको शुभकामनाएं और साधुवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।